Countrywide। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तंभ हथकरघा उद्योग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय में उत्तरी क्षेत्र के निदेशक विशेष नौटियाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत का हथकरघा क्षेत्र न केवल स्वतंत्रता संग्राम या उस समय के संघर्ष का एक मजबूत आधार रहा है, बल्कि आज के दौर में भारत की आत्मनिर्भरता का भी ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है और भारत के आर्थिक सामाजिक विकास की दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है। 7 अगस्त 1905 की अगर हम बात करें तो उस दौर में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें देशी उद्योगों के समर्थन में ये आंदोलन था और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का ये प्रतीक बना था, उस समय के ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देते हुए सरकार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसे घोषित किया और 2015 में पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बधाई दी। आज 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे भी है। पिछले 10 सालों में हैंडलूम सेक्टर को देश भर में नई पहचान और ताकत मिली है। मैं आप सभी को, हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूँ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हथकरघा दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण विचार रखे। आइए सुनते हैं। हथकरघा सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, बल्कि यह भारत की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और गौरव को बुनता है। करघे से निकला हुआ हर धागा, हर डिजाइन भारत की पहचान है। आज हम कार्यक्रम में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में हथकरघा, जो एक परंपरागत और विरासत की भारत की वस्त्र कला रही है, वो कैसे आज भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभा रही है और साथ ही हथकरघा क्षेत्र को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, इसका विकास करने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इस बारे में आज हम कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे विशेष नौटियाल जी का। विशेष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में परंपरागत तौर पर हम देखते हैं कि हथकरघा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपनी आजीविका के लिए जुड़े रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब इसे नए अवसर के रूप में देखना शुरू किया है। तो कैसे हमारा ये क्षेत्र एक बहुत व्यापक एक परंपरा का एक उदाहरण रहा है और कैसे अब रोजगार की दृष्टि से सरकार और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से सरकार इसे देख रही है? हमारे पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा हथकरघा के बुनकर और कर्मी देश में काम करते हैं। सभी राज्यों में बुनकर हमें मिलते हैं क्योंकि पारंपरिक रूप से लगभग पूरे देश में हथकरघा बुनाई हुआ करती थी। हर जगह के अपने अपने परिधान थे, अपने अपने वस्त्र थे, जिनकी अपनी एक पहचान हुआ करती थी, आज भी है। और बहुत सारे जो हमारे बुनकर हैं वो पारंपरिक भी और जैसे आज के समय के उत्पाद भी बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में ये परंपरा चली आ रही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज दिए जाने वाले पुरस्कारों में सोलापुर महाराष्ट्र से राजेंद्र सुदर्शन जी को संत कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं वीविंग में काम करता हूँ, हैंडलूम वीविंग में। उसमें हम नया नया डिजाइन, कटवर्क, पोर्ट्रेट, फिगर्स, ऐसा हर डिजाइन बनाता है। हम एक हार्ट को हम खुद, हमारा पारंपरिक बुनकर समाज है तो हम खुद उसको पैदा किया हार्ट को। और अब मेरे को 5 बार अपना डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, 3 बार स्टेट अवार्ड मिला है और नेशनल मेरिट अवार्ड मिला है। अभी संत कबीर अवार्ड मिल गया। वस्त्र मंत्रालय में सचिव नीलम शमीराव ने आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में हथकरघा दिवस पर बधाई दी और उन्होंने कहा कि 35 लाख लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। देश में लगभग 35 लाख लोग विभिन्न 117 विधाओं में कारीगरी का काम करते हैं, हथकरघे का काम करते हैं।
इन विधाओं में बहुत सारी विधाएं उनको जीआई टैग भी प्राप्त है और इसे आगे बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए इस देश के नागरिकों को आगे बढ़ कर के स्वदेशी की स्पिरिट को अपनाते हुए हथकरघा को पहनना, सहेजना और सुरक्षित रखना चाहिए। एक और खास जो सरकार की पहल है वो है कि जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग की जो श्रेणी है या पहल है उसमें लाना। कैसे इससे और ज्यादा समर्थन मिला है हैंडलूम प्रोडक्ट्स को, और खास तौर पर जो हमारे अपनी विपणन या मार्केटिंग की बात की तो जीआई टैग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वस्त्र हैं, उनको इंटरनेशनल स्तर पर बाजारों में लाने के लिए, उनको लोकप्रिय बनाने के लिए कैसे प्रयास किए जा रहे हैं? भारत सरकार जो है जीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए विभिन्न जो उत्पाद हैं हैंडलूम के, उनके लिए वित्तीय सहायता देती है और उसको बढ़ावा भी देती है। आज के समय में 106 हमारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं जीआई के अंतर्गत, और वास्तविकता ये है कि ये 106 से थोड़ा ज्यादा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीआई में होता ये है कि कोई भी जो उत्पाद किसी एक भौगोलिक परिवेश में कहीं पर बनता था और वहां पर इतना अच्छा बनता था कि उसकी काफी मान्यता थी, तो उसके नाम से लोग उसको खरीदना चाहते थे कि ये इस जगह का उत्पाद है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कश्मीर का पश्मीना शॉल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि वहां की विशेषता से जुड़ा हुआ। हाँ, तो इसी को जो इतने समय पर जो वहां के बुनकरों ने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है, उसको संजोने के लिए कि उसका फायदा वही लोग उठा पाए, इसी के लिए जीआई है और इसी के लिए रजिस्टर किया जाता है। जैसे अब कश्मीर में कश्मीर पश्मीना का जीआई है, कानी का जीआई है, तो ये जीआई होने से आज के समय में कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी जगह के लोग वो कानी का शॉल कश्मीर कानी कह के नहीं बेच सकते हैं। तो इस चीज से इनको फायदा होता है, इससे डुप्लीकेशन भी बचता है और खरीदने वाले को पहचान भी होती है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इसमें आपने जैसे कश्मीर का उदाहरण लिया, मैं कश्मीर का ही बताऊंगा कि वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इस मामले में सरकार ने काम किया है, राज्य सरकार ने भी और केंद्रीय सरकार ने भी। वहां पर ये सिस्टम है कि पश्मीना की पहचान आम आदमी के लिए मुश्किल है, नहीं पहचान सकते कि ये वाकई पश्मीना है कि नहीं है। इसलिए वहां पर जिस भी शॉल पर ये जीआई का टैग लगता है उसका टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग होके ये चीज सुनिश्चित हो जाती है कि ये वाकई में प्योर पश्मीना से बने हुए शॉल है। तो इससे जो है, जो हमारे ग्राहक हैं उनको भी फायदा है, वो आंख मीच कर जिस चीज पर जीआई टैग लगा है उसको ले सकते हैं। एक आपने आंकड़ा दिया कि 35 लाख के आसपास लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हथकरघा इंडस्ट्री की एक और जो आंकड़े में विशेषता है कि इसमें 70% से ज्यादा महिलाएं हैं। जी जी, ये किस तरह से महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बन सकता है हैंडलूम सेक्टर, और कैसे सरकार इसको समर्थन दे रही है? और साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे, हमारी कई महिला श्रोता हमें इस वक्त सुन रही होंगी, कि अगर अपने घर में वो कोई ऐसा कुटीर उद्योग या कोई हैंडलूम से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाने का उद्योग शुरू करना चाहें तो क्या कुछ के लिए उसे तैयार रहना होगा? कि इन चीजों के लिए कैसे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन बन सकता है? समाज के तौर पे हमने ये बात देखी कि महिलाएं जो हैं वो बहुधा आपस में मिलके भी उपक्रम खड़े करती हैं। लिज्जत पापड़ इसका एक बड़ा उदाहरण रहा है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे भी महिलाएं एक साथ भी मिलकर और स्वयं अकेले भी इस प्रकार के अपने घरेलू कामकाज से निवृत्त होकर हैंडलूम पर भी बुनाई करके आजीविका कमाती हैं, अपने पूरे जो परिवार की आय में वो वृद्धि भी करती हैं। तो ये चीज जो है, ये आप समझ लीजिए कि कश्मीर से लेके हिमाचल से लेके हमारे उत्तर पूर्व से लेके और साउथ तक भी ये चीजें चलती हैं अलग अलग जगहों पर। महिलाएं इस काम में, जैसा आपको पता है, 70% से ज्यादा हैं, वे इस काम में लगी रहती हैं। और साथ ही साथ केवल ऐसा नहीं है कि वो छोटे काम में ही लगती हैं। मैं आपको आज ही का उदाहरण देता हूँ कि आज हमारे बीच में अनुराधा कुली पेगू जी हैं, ये आसाम से हैं। इनको आज संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हथकरघा पुरस्कार से। तो इनकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। आसाम में ये नेचुरल डाइंग करती हैं, जैसे वहां पर पारंपरिक रहता भी है, और ये नेचुरल डाई करके अपने साड़ी और प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो काफी साल पहले से इन्होंने जब ये काम शुरू किया तो इन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ी और आज के समय में अपने वर्ग में एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है। इस चीज से हम समझ सकते हैं कि महिलाएं भी इस काम में काफी आगे बढ़ सकती हैं। ये इतना ही नहीं है, अलग अलग कई जगहों पे हमारे यहाँ केवल महिलाओं की ही सहकारी समिति भी है, जिसमें केवल महिलाएं हैं, वो आपस में मिलके काम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और जब महिलाएं कमाने लगती हैं तो वे और अधिक अपने निर्णय लेने में साहसी हो जाती हैं।
तो ये एक अच्छे परिवर्तन की ओर संकेत देता है। अगर हम भारत के हथकरघा बाजार की बात करें तो आंकड़ा ये कहता है कि भारत ऐसा सबसे बड़ा देश है जहां पर कमर्शियल लेवल पे हथकरघा उत्पादन का एक सबसे बड़ा जो बुनाई है वो भारत के से ही होती है और दुनिया का लगभग 95% से भी ज्यादा बुना हुआ कपड़ा भारत में ही वो बनता है। तो भारत अपनी जो उपलब्धि है उसको और ज्यादा कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भुना रहा है, और साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो सॉफ्ट पावर का एक एंगल से अगर इसको देखें कि भारत अपने इस पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र को कैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। इसमें आपने दो चीजें बोली, तो मैं पहले बताऊंगा कि अभी हाल ही में IIT दिल्ली को एक प्रोजेक्ट भी दिया गया था विभाग के द्वारा, और वो था हमारे कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित कि जो कोई भी उत्पाद बनते हैं तो जब उनके जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें हमारा कितनी ऊर्जा लगती है, कितना हमारा पानी जो है वो मलिन हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, और कितनी हवा हमारी दूषित होती है, इन सब चीजों को मिलाकर ये अलग अलग तरीके से इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स के मतलब कार्बन के टर्म्स में उस चीज को गिना जाता है कि ये कितना प्रदूषण करने वाली है और उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। तो ये एक प्रोजेक्ट IIT को दिया गया था। तो इसमें ये पाया गया, हमने जितना देखा है कि पावरलूम के मुकाबले जो हमारा हैंडलूम पे प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, सस्टेनेबल है पूरा। जी, तो ये जो हमारे वैश्विक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये उनकी उस दिशा में जाता है। दूसरी बात ये है कि जैसे यूरोप जैसे देश हैं जो अभी आगे आने वाले समय में कार्बन टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, तो ये हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी को भी केटर करते हैं। तो ये सब चीजें हथकरघा क्षेत्र के फेवर में जाती हैं। आपका दूसरा पार्ट था सॉफ्ट पावर। देखिए, सॉफ्ट पावर में भी हमें काफी कुछ काम करने की भी अभी और भी जरूरत है, पर ये चीज है कि ये जो बुनाई है वो केवल उत्पादन का माध्यम नहीं है, ये एक रिक्रिएशन भी है, ये एक सुकून देने वाली चीज भी है। इसको भी इस तरीके से भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ जहां तक कल्चर का सवाल है तो ऐसा नहीं है कि हैंडलूम केवल भारत में होते थे, हैंडलूम पूरे विश्व में होते थे। जहां कहीं पर भी लोग कपड़े पहनते थे पहले हैंडलूम ही होते थे। जब तक हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक सभी जगह हैंडलूम ही चला करते थे। वो विरासत पूरा विश्व लगभग खो चुका है, भारत में आज भी वो है। तो एक तरीके से पूरे विश्व की जो विरासत है वो आज भारत के पास है कि हमने वस्त्र का उत्पादन शुरू कैसे किया है। तो ये एक बड़ी बात है, विश्व इस मामले में भारत की ओर देख सकता है। जी, अंत में हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल का एक मंत्र देते हैं कि हम अपने उत्पादों का इस्तेमाल करें, आत्मनिर्भर बने, ऐसे में जो एक आम नागरिक है वो हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ओर कैसे आकर्षित हो, कैसे उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, इसको लेकर भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों का रुझान इन उत्पादों की ओर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इनकी बिक्री हो और लोगों तक इनकी पहुंच हो, जिससे कि लोग इससे आकर्षित होकर इन हैंडलूम प्रोडक्ट्स को खरीदें? अगर हम देखें तो जो भी हमारे जितने भी हैंडलूम क्षेत्र है उसका अधिकतर उत्पादन जो है वो सब भारत में ही खप जाता है, और भारत में ही नहीं, स्थानीय रूप से खप जाता है। जो बनारस की साड़ियां हैं वो बनारसी उत्तर भारत और इस साइड में काफी ज्यादा चलती हैं, बाकी जगह भी चलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बिक जाती हैं ज्यादा। बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, केरल तक चले जाएं, ये सब उसी प्रकार से होता है। ये बात अवश्य है कि आज के समय में मिल सेक्टर और पावरलूम सेक्टर से भी बहुत सारा उत्पादन होता है और लोग वो भी खरीद रहे हैं, ये भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अपनी संस्कृति को भूले हैं, लोग वो भी लेते हैं। नए प्रकार के भी कपड़े और नए प्रकार के जो रंगों का संयोजन है वो सब भी इंडस्ट्री करती रहती है ताकि जो नए बच्चे हैं वो लोग भी इससे आकर्षित हों। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष जी, आपका कार्यक्रम में आप शामिल हुए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तंभ हथकरघा उद्योग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय में उत्तरी क्षेत्र के निदेशक विशेष नौटियाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
Countrywide.